चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आप सबके होंठों पर सदा मुस्कान रहे। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। A very warm welcome to the absolutely wonderful and beautiful program Music for Beginners and for Music Lovers that brings together so many special people like you with us. I am Naina Kaul and today I have the pleasure of being hostess today. ऊपर वाले ने अपनी हर मखलूक को अपने बेशुमार नेमतों से कुछ खास नेमत अदा की है। हवा को रवानगी, पानी को ठंडक, पहाड़ों को बुलंदगी, एक और करिश्मा अपने नूर से इंसान को बनाया है। शुक्राना ऊपर वाले का जो आज हमारे साथ, जो इंसान हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। My dear friends, it gives me immense pleasure to introduce you a musician, Mr. Vishwanathan ji, popularly named as Vishi ji. बहुत फेमस है विशी जी स्टार मेकर पर। We are truly honored by your presence today and thankful for taking time out of your busy schedule to extend your support for this program. Let me introduce all of you Vishi ji's brief info. Vishi ji, born in Chennai, brought up in Calcutta, but at present staying in Mumbai. He is PG in management and worked 39 years in leading corporates and marketing, learning and development by profession. Music is his passion from childhood. He participated in many music contests. One surprising thing is he participated events that were judged by legendary Bollywood composers like Ravinder Jain and Naushad ji. That's so great, sir. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause. Vishi ji, आपका स्वागत है। अभिनंदन। नमस्कार। मिले सुर मेरा तुम्हारा के तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर्स और नैना जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। मुझे इस मिले सुर मेरा तुम्हारा मंच पे बुलाने का और सम्मानित करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो पहला चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सर्टिफाइड म्यूजिशियन या ऐसा कोई विद्वत लेके आपके सामने कोई अपनी जानकारी या ज्ञान साझा करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने अनुभव से जो भी मुझे सीखने को मिला वो मैं आपके व्यूअर्स के साथ साझा करूंगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे तमाम जो सिंगर्स, मैं बडिंग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती है। म्यूजिक आदमी यंग से लेके 50, 60, 70 तक कभी भी म्यूजिक अपना हॉबी शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा कोई बडिंग का वर्ड यूज नहीं करूंगा। बिगिनर्स का भी यूज करना ठीक नहीं है क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई अपना संगीत का जो ये दौर है वो तो शुरू किया होगा बचपन से। और हिंदुस्तान में एक खास बात है कि सभी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, है ना। तो अभी ये म्यूजिक बहुत ही प्यारा इसीलिए भी है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं म्यूजिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ हैप्पीनेस एंड कहते हैं ना सुकून, पीस। तो इसीलिए भी लोग इसको पसंद करते हैं और इससे हमारा हेल्थ को भी अच्छा होता है, हमारा ब्रेन सही रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स ठीक रहते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, हमारे हार्ट, लंग्स, हर चीज में इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम एक खुश मिजाज
इंसान बन सकते हैं यदि म्यूजिक को परस्यू करते हैं। अब आते हैं हम लोग, आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे किया कि मैं स्टार मेकर में बहुत फेमस हूँ। ऐसा नहीं है, स्टार मेकर भी अभी मैंने बहुत कम समय, साल 1.5 साल होगा, वो तो एक जरिया है। तो अभी मैं उसी चीज पे थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा कि 21वीं सदी में ये तो डिजिटल का जमाना है, और पहले म्यूजिक लोग रेडियो में सुनते थे, फिर टीवी में आया, फिर लाइव शोज होने लगे, ऑर्केस्ट्रा होते थे तो ऑर्केस्ट्रा में थाम जाम था, तो वहां पे जाके स्टेज में गाना एक बहुत बड़ी बात थी, तो हम जैसे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर धीरे धीरे ये लाइव शोज होने लगे, जैसे सोनी का इंडियन आइडल है, जी सिनेमा, जी का शायद वो सारेगामा है, तो ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोग्राम्स आने लगे और स्टारडम का एक स्टेटस आने लगा ऐसे सिंगर्स। श्रेया घोषाल और सोनू निगम तो वैसे ही बैकग्राउंड्स आते हैं, तो इसका जो मेरे ख्याल से क्रेज बहुत बड़ा है। तो डिजिटल म्यूजिक फिर एक्सटेंड हुआ मोबाइल ऐप्स में, और वहां इसकी शुरुआत स्टार मेकर या स्म्यूल से हुई है। तो जब भी आप डिजिटल एम्ब्रेस करते हैं तो आपको थोड़ी सी उसकी जानकारी भी होना जरूरी है। थैंक यू सो मच पीशी जी। कुछ सवाल हैं लोगों के मन में रिलेटेड टू सिंगिंग। इन्हीं बातों का जवाब हम आपसे मांगना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस यू कैन शेयर विद अस। दैट्स वेरी ग्रेट। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो चलिए एक बार आपका फिर स्वागत करते हुए मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है जो हमारे म्यूज़िक लवर्स ने पूछा है, बीट्स को कैसे अपने अंग अंग में समा सकते हैं, और स्टार्ट का बीट कैसे पता चले कि कब स्टार्ट करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे भी जानना है, क्योंकि ये गलती मैं भी करती हूँ, स्टार्ट कैसे करना है। मतलब जो म्यूजिक के फंडामेंटल से संबंधित है, तो मैं थोड़ा जो भी मेरी जानकारी है, जो भी मेरी समझ है, और जो भी मैंने बाकी लोगों से समझा है, वो मैं आपसे, आपके तमाम व्यूअर्स के साथ साझा करूंगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, म्यूजिक को सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक्स तो समझना जरूरी है, सुर ताल ये सब तो चाहिए, कब बीट्स स्टार्ट करने हैं, तो ये सब ताल की समझ होना जरूरी है। और स्केल की जरूरत है कि मैं कौन सा स्केल में गाऊं, मेरा गला कहाँ साथ देगा, मेरे गले का वोकल वो जो रेंज है वो क्या है, तो ये तमाम चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो हम उस पर थोड़ा बहुत जो भी मेरी जानकारी है हम उस पर नजर डालेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि बीट्स कैसे स्टार्ट करें, है ना। तो बीट्स बस ये ऐसे ही है कि हर गाने का अपना अलग अलग बीट्स होता है, और हम बीट्स को मात्रा में समझते हैं। जैसे कुछ बीट्स होते हैं जो 4 के होते हैं, कुछ 8 के होते हैं, कुछ 3 के होते हैं, कुछ 10 के होते हैं, कुछ 12 के होते हैं। तो इसको एक सिंपल वे में समझना हो तो जैसे ये मुकेश जी का गाना था, बहारों ने मेरा चमन लूट कर, इसका ताल आप कैसे देखोगे, बहारों ने मेरा चमन लूट कर, मतलब 2 टक 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 टक, बहारों ने मेरा चमन लूट कर। तो ये गाना जब आपको जब प्रिल्यूड म्यूजिक बनते हैं तो उसी टाइम में आपके बॉडी, आपके सेल्स, आपके जहन में ये बीट्स आने चाहिए कि ये बीट्स चल कैसे रहा है ना। तो 1 2 1 2 1 2, बहारों ने मेरा, 1 2 का रिदम भी एक होता है, 1 2 3 1 2 3, ये भी ऐसा हो सकता है, बहारों ने मेरा चमन लूट कर। जैसे मेरा ताली देखिए आप, हाथ, बहारों ने मेरा
चमन लूट कर। अब ये आप जब गाने के म्यूजिक के साथ चलेंगे तो आपको ये मात्रा समझ में आ जाएगी। और ऑर्केस्ट्रा में होता क्या, इतने तमाम जो म्यूजिशियंस हैं, कोई सितार बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं, कोई फ्लूट बजा रहे हैं, तो सभी लोग इसी मात्रा, इसी रिदम से चलते हैं, राइट। 1 2 1 2 और 1 2 3 ऐसा। तो इसको मैं टेक्निकली ताल पे तो नहीं बोलूंगा कि ये ऐसा ताल है वैसा ताल है, बट जनरली ये ऐसा ही चलता। तो सभी लोग उसी ताल के साथ चालू करते हैं। ऑर्केस्ट्रा में शुरुआत भी ऐसी होती है, 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं, फिर सब लोग एक जैसा उसी मात्रा में उसी बीट्स के साथ गाना गाते हैं। तो एज ए सिंगर मुझे उस बीट्स को समझना बहुत जरूरी है ना, तब जाके वो गाना आपको समझ में आ जाएगा। आप साथ में उसके गाओगे तो आपका बीट्स कभी भी मिस नहीं होगा। होप आपके व्यूअर्स को ये सवाल का जवाब शायद मिल गया हो। यदि और थोड़ा इस पे हमें बताना हो तो समय की पाबंदी के कारण जितना मैं बता सकता हूँ उतना बताया। ऐसे बहुत सारे बीट्स हैं जिसके हिसाब से हमें गाना, लेकिन गाना का बीट्स आपको पहले समझना है, तब जाके आप बीट्स को अपने जहन में डाल सकते हैं, है ना। गाना शुरू होने के पहले बीट्स आपके थपथपाना शुरू हो जाना चाहिए, तब जाके वो बीट्स आपके साथ लाइव में रहेंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आई होप कि हमारे जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा जो आपने हमें अभी बताया। थैंक यू सो मच। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड्स को गाते समय पूरा नोशन में कैसे गाए? वर्ड्स को गाते समय पूरे नोशन में कैसे गाए? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप बताइए इसका भी। यस नैना जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत अप्रोप्रिएट है। पर्टिकुलरली करोके सिंगिंग में क्या होता है, आदमी करोके सिंगिंग करते क्यों है? एक है कि याद नहीं करना पड़ेगा वर्ड्स को, लिरिक्स को याद नहीं करना पड़ेगा, सामने वो दौड़ते हैं। इसका एक प्लस भी है माइनस भी है। होता क्या है कि पहले जो भी बड़े महान कलाकार थे, लता मंगेशकर जी हों, रफ़ी साहब हों, किशोरदा हों, या जो भी हों, वो म्यूजिक कंपोज के साथ बैठते थे, लिरिक्स साथ में बैठते थे और वो लिरिक्स उनको समझाया जाता था, लिरिक्स का प्रोनाउंसिएशन बताया जाता था, लिरिक्स का अर्थ बताया जाता था, फिर स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टर साहब, म्यूजिक डायरेक्टर को बताते थे, उसमें वो फील, इमोशन सारे चीज डाल के फिर उसके बाद वो गाना कंपोज करते थे। तो म्यूजिक में मैं हमेशा कहता हूं एक कला भी है और उसमें एक विज्ञान भी है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट है वो भावना, वो भाव जिसको बोलते हैं फील, इमोशंस, जो कहानी के साथ चलती है। और साइंस यही है कि उसके मात्रा, उसका नोट्स, उसका स्केल, पिचिंग, मीटरिंग, ये सब बहुत सारे तमाम चीजें जो कंपोज करते समय वो साइंस अप्लाई करते हैं, राइट। फिर स्केल की बात आती है कि सी शार्प है, डी स्केल है, ये स्केल है, बी स्केल है। तो मैं उस टेक्निकल पे नहीं जाता हूँ। तो वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं हमारे फिल्मी म्यूजिक में। एक कहते हैं ना कि जब व्हेन वर्ड्स फेल म्यूजिक स्टार्ट्स। हमारे आपने देखा होगा फिल्म जगत में गाने क्यों बनते हैं? जब हीरो को हीरोइन से कुछ कहना होता है और कह नहीं पाता है तो वो वहाँ गाने के द्वारा, गाने के जरिए अपनी इमोशंस को वो बताते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं। सिमिलरली यदि हीरोइन को हीरो से गुस्सा है और उनको अपना गुस्सा जाहिर करना है या प्यार जताना है तो वो अपने गानों के माध्यम से उसको जताते हैं। तो यही तो बॉलीवुड म्यूजिक में या कोई भी बॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई भी म्यूजिक हो, पिक्चरों में गाने बनते हैं उस इमोशंस को जताने के लिए। तो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करें और किस भावना के साथ उसको कंपोज किया गया है, और तो उस इमोशंस को रख के हमें वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज ये है कि ये जो करोके सिंगिंग करते समय वर्ड्स को याद नहीं करना, बस देख देख के गाना। तो देख देख के गायकी नहीं होती है। पहले और अभी भी लोग कागज में लिखते हैं उसको,
हर एक लिरिक्स को समझते हैं, ओरिजिनल गाने को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, है ना, 5 बार, 10 बार, 20 बार, उस लिरिक्स को किस तरीके से पेश किया गया, कहाँ उसको गैप दिया गया, किस शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि मीटरिंग होती है ना, वो ताल के अंदर आना चाहिए। वो सभी चीजें जब आप लिख के कागज में रखते हो तो आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि उसकी डिलीवरी कैसी करनी है। तो पहला चीज मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि करोके सिंगिंग में लिरिक्स चूंकि सामने है तो उसके भरोसे मत रहिए, उस लिरिक्स को पहले समझिए, कागज में लिख के रखिए, उसको पढ़िए और म्यूजिक के साथ उसको सुनिए, कैसा उसका एक्सप्रेशन है, जहाँ कमा लगा है, कहाँ पे थोड़ा बहुत मुर्कियां हैं और कहाँ पे उस वर्ड्स को आसानी से एक्सप्रेस करते हैं। ये तभी जाके आपको वर्ड का एक्सप्रेशन और उसका प्रेजेंटेशन आपको पता चलेगा। तो अभी चूंकि ये करोके सिंगिंग में जरूरत नहीं पड़ता और डिजिटल मोबाइल रखते हैं, पैड आईपैड रखते हैं या कोई मॉनिटर में देख के गाते हैं, तो ये जो ब्रेन है ना वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो वर्ड्स को देखते रहता है, फिर भावना खत्म हो जाती है। तो आप देखते हो सिंगर्स जब भी कोई इमोशंस फील के साथ गाना चाहते हैं तो आंख बंद करके गला ऊपर करके गाते हैं। तो आपको यदि वर्ड्स देखना और याद नहीं है तो वो फील, वो इमोशंस आपके गाने में नहीं आएंगे। तो वर्ड्स आपको लिख के उसको ओरिजिनल सिंगर्स के साथ देखना है, उसमें जो भी जहां पर भी कमा, फुल स्टॉप जो भी हो, जैसे भी, और उस वर्ड को जिस तरीके से लहजे में डिलीवर किया गया है वो आपको देखना जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल के लिए यदि आपके व्यूअर्स को समझाना हो तो मैं एक लाइन सुनाता हूं। ये गाना रफी साहब का, प्लीज माफ करें यदि कहीं मेरे लिरिक्स आगे पीछे हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी से हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब देखिए इसमें क्या लहजा है, इसमें वो प्यार है, वो इजहार करने के लिए आपको वो शब्द को सही ढंग से उसको उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है। और गाने जब बनते हैं तो कुछ शब्द साथ में चलते हैं, कुछ शब्द अलग होते हैं। तो आप जब तक गाने को, लिरिक्स को ठीक से नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, आपको वो वर्डिंग नहीं समझ में आएगा। इसका बेस्ट आपको एक सॉल्यूशन देता हूं। करोके में तो आपका आदत बिगाड़ दिया लिरिक्स याद नहीं करना, लेकिन यदि आप लिरिक्स को कहीं लिखोगे, लिख के रखोगे या फिर वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने सामने रखोगे कागज में या डायरी में, और जो ओरिजिनल गाना है, जो ओरिजिनल सिंगर्स गा रहे हैं, उसको सुनो और उस वर्डिंग के साथ उसको मिलाओ कि कहाँ पे उन्होंने सांस लिया, कहाँ पे उन्होंने कमा किया, किस शब्द को कौन से मुर्खियों के साथ कर रहे, कौन सा शब्द हल्का, बड़ी मेहर, किस लहजे से बोल रहे। ये सब चीजें यदि आप थोड़ा नोट करोगे तो आपकी गायकी में बहुत सुधार होगा, निखार होगा। ये सभी चीज लता जी, रफी साहब, किशोर जी, आप जो भी सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर सुनाते हैं, लिरिसिस्ट समझाते हैं और वो लिख के उसको प्रैक्टिस करते हैं। मतलब 15-15 दिन ये लोग लिरिसिस्ट लिरिक्स के ऊपर वो लोग काम करते हैं, उसको कुछ याद भी करते हैं, तब जाके वो स्टूडियो में आके रिकॉर्डिंग करते हैं, तब जाके गाना ऐसा बनता है। लेकिन मेरा ये जस्ट यही था। अब रफी साहब कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब इसका लहजा ये है, अब इसको हम यदि कविता की तरह देख देख के गाने लगे तो वो गाना जमेगा नहीं, है ना। जैसे जिंदगी, अब जिंदगी बोलेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो सब करने के बाद फिर स्टार मेकर में आओ, फिर गाओ, फिर इफेक्ट्स विकेट सब वो सब आप यूज करो, उसके पहले नहीं करो। ये सब करने के बाद जब आप गाओगे और इफेक्ट्स यूज करेंगे तब जाके आपको गाना अच्छा लगेगा। और इफेक्ट्स कितना लगाना है, ट्रीटमेंट कितना करना है, ये साइंस है। ये स्टार मेकर में भी इसको समझना, स्म्यूल में समझना बहुत जरूरी है ना। वो तो यूनिवर्सल साइज है, आपके गले के हिसाब से, आपकी गायकी के हिसाब से क्या इफेक्ट्स होना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये हम बाद में बात करेंगे। तो वर्डिंग्स का ये इंपॉर्टेंस है। तो होप आपके व्यूअर्स को नैना जी कुछ हम समझा पाए। यदि आपका एक और क्वेश्चन हो तो हम इस क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि
समय बहुत कम है, तो चलें हम अगला क्वेश्चन की तरफ। विशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, थैंक यू। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, गाते समय सांस कब ले? गाते समय सांस कब ले, ये बताइए हमें, हमारे म्यूजिक लवर्स। हाँ, ये एक गायकी में हम हमेशा कहते हैं कि सांस का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि आप वोकल कार्ड से गा रहे हैं, लंग से हवा जा रही है, जितना आपके वोकल कार्ड में आप एयर को होल्ड करके रखते हैं तब उतना देर तक वो वाइब्रेट होगा और आप पूरा नोट्स पूरा आप उस पर गा सकते हैं। देखो, वर्ड्स जो शब्द हैं ये कुछ नहीं है, सब वो सारे गामा में ही समाहित है। तो एक एग्जाम्पल के लिए आप बताओ, सारे गामा पध नी सा। अब ये सा कर तक पहुंचने के लिए आपके पास सांस होनी चाहिए। सा नी ध प म ग रे सा। तो नीचे सुर में भी आपको ब्रेथ चाहिए, हवा चाहिए गले में, ऊपर के नोट्स के लिए भी चाहिए। अब गाने में ये नोट्स अदली बदली होके एक दो कॉम्बिनेशंस में चलते हैं, स ग प म स रे ग म, सब एक साथ एक सीक्वेंस में नहीं होता, थोड़ा वो जैसे हारमोनी में बताते हैं ना, उसका नोट्स अलग अलग लगता है, और कुछ नीचे और कुछ ऊपर, जिसको बोलते हैं आरोह और अवरोह। आरोह मतलब जैसे ऊपर जाता है, अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आता है, और संगीत भी ऐसे ही लय से चलता है। अब आते हैं आपकी सांस की बात। देखिए, एक तो सांस के पहले आपको अपना वोकल रेंज समझना, जो मैं शुरुआत में कहा था कि वोकल रेंज समझना बहुत जरूरी है। हर एक का अपना अपना एक रेंज होता है। अभी हर कोई तो लता मंगेशकर या रफ़ी साहब नहीं बन सकते, उनका अपना एक रेंज है। अब यदि वोकल रेंज आपका कुछ है और आप किसी का वोकल रेंज कॉपी कर रहे हैं, जो करोके में हम लोग अक्सर करते हैं, तो आप हर गाने नहीं गा सकते और हर किसी का गाना नहीं गा सकते। वैसे कहते भी हैं लोग, रफ़ी साहब किशोर के गाने नहीं गाते और किशोर दा रफ़ी साहब के गाने नहीं गाते, और वो बोलते भी हैं, रफ़ी साहब किशोर दा भी कभी कभी बोला है कि भाई आप ये गाना तो क्लासिकल है भाई, ये तो रफ़ी साहब या मन्ना दे गा सकते। तो ये कहने की बात है, जबकि किशोर जी खुद सीखे भी हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा भी, उसके बाद ही गाया, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा ट्रेंड एकदम विशारद लेके उन्होंने नहीं आया, ये ऊपर वाले की दया है। तो हम सभी को अपने गले का समझ होना चाहिए, ये तो गॉड गिफ्ट है, ये वो इमोशंस में, वो आर्ट में आता है। तो अभी इस वोकल रेंज को जब समझेंगे तब सांस की भी आपको समझ आएगी। अब वोकल रेंज मैं स्केल में नहीं जाता हूं कि ये सी शार्प है, सी है, डी है, उसमें हम नहीं फंसते, बस अपने आप को समझना पड़ेगा स्केल क्या होता है। अब उसी स्केल के हिसाब से आपका सांस रुकना या बंद होता है। तो मैं एक चीज आपको टेक्निक्स भी बताना चाहता हूं। तो एक तो आप गाते समय आप स्टैंडिंग पोजीशन में गाते हैं तो आपके अंदर लंग्स में काफी मतलब एयर आता है। आपने देखा होगा जो भी म्यूजिशियन स्टेज में गाते हैं या स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग होती है तो मतलब स्टैंडिंग पोजीशंस में ही गाते हैं, क्योंकि बैठते समय थोड़ा सा आपका लंग्स कंस्ट्रिक्ट होता है, तो हवा उतनी नहीं होती, और ऊंची स्वर में तो थोड़ा सा गला ऊपर भी कर लेते हैं। इसीलिए माइक देखते हैं आप स्टूडियो में ऊपर से ऐसा नीचे लटकता है, ताकि ऊपर गाए तो उनको वो रेंज मिल जाए। अब ये वोकल रेंज का समझ यदि हम करें तो एक छोटी सी सैंपल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं, जो कुमार सानू का, प्लीज हमें पार्डन, में सारा लिरिक्स नहीं जानता हूँ, धीरे धीरे हिंदी गाने में सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो ये गाना आप कुमार सानू का यदि आप सुनेंगे तो स्केल की समझेंगे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर, अब सांस फूल रही है। तो इस गाने को यदि समझना हो तो आपको स्केल की समझ होनी चाहिए और कितना दूर कौन से शब्द में जाके रुकावट है। तो तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तो आपका ये लैंडिंग नोट्स तक पूरा सांस यदि हो तो थोड़ा सांस आप अंदर लेके गाएंगे तो आपको होगा। यदि सांस कम है, आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये सांस का प्रॉब्लम आएगा कि आप
आपको थकान महसूस होगी। और कौन सा नोट्स पे गा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपके अपने नेचुरल नोट्स पे स्केल पे गाएंगे, हो सकता है ये गाना और भी आपके कंट्रोल में आए। फॉर एग्जाम्पल ये तो कुमार सानू उनका अपना गला है, म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला होगा भाई आप ये स्केल में गा सकते हो, उन्होंने बोला हाँ गा देंगे, क्योंकि कुछ स्केल में इमोशंस लाने के लिए स्केल थोड़ा ऊपर होना जरूरी भी है, बहुत नीचे नहीं ला सकते आप। अब इसी गाने को हम एक नेक्स्ट स्केल में गा रहे हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। अब मैंने एक स्केल नीचे किया, पहले पे मैंने जब गाया था तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ये बड़ा ऊंचा स्केल है, इसमें सांस होल्ड करना दिक्कत है, लेकिन एक लंबी सांस लेके उस लाइन को आप गाओगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो, नहीं तो फिर वहां पे अटक जाओगे आप, क्योंकि लास्ट करते हैं वहां तक आपका सांस होल्ड में होना चाहिए। अब इसकी स्केल नीचे करके मैंने आपको बोला तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम को तुमसे प्यार करते हैं। तो ये वोकल रेंज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप तीन तरह से कर सकते, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार, ये एक स्केल है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार का इंतजार, ये देखिए ब्रेक आ गया क्योंकि सांस फूल रहा है, तो यदि प्रैक्टिस करेंगे होल्ड करेंगे तो आएगा। फिर ऊपर वाला जो स्केल है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ये करते हैं पे ही सांस ले रहे हैं वो, है ना। तो ये होता है, प्रैक्टिस से आता है। और जैसे कहा स्टैंडिंग पोजीशन में आप गाओगे तो आपको सांस मिलेंगे और होल्ड करने का, और आपको पता होना चाहिए, जैसे लिरिक्स में मैंने बताया वर्ड्स में कहाँ इसको रोकना है, कहाँ गैप लेना है, ये आपको समझ होनी चाहिए, तब आराम से आप इसको अनकॉन्शियसली आप गा पाओगे। तो बहुत शुक्रिया नैना जी, क्योंकि इतने कम समय में सब कुछ तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जो कुछ आपके व्यूअर्स के सवाल थे हमने कोशिश किया उसको सिंपल वे में समझाने की। अब ये माइक है, बाकी गैजेट्स हैं, ये सिर्फ उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि स्टार मेकर में तब तक नहीं गाओ जब तक आप खाली आवाज में लिरिक्स को हाथ में रख के उस गाने को गाओ, उसके बाद सब कुछ समझ में आ गया फिर स्टार मेकर में आके वो इफेक्ट्स लाके आप गाइए, क्योंकि सिर्फ इफेक्ट्स डाल के गाने को बिना समझे आप अपने आप को धोखा दे रहे है ना। हम कोई भी मतलब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम वो गाने के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा गुजारिश है कि बेसिक्स उस गाने का प्रैक्टिस, उसका जो फाउंडेशन है उसको आप यदि एक बार ठीक से कर लें, फिर उसके बाद आके आप गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इफेक्ट्स भी कितना यूज करना है, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट्स यूज करते हैं तो वर्ड्स ओवरलैप होते हैं, तो ये समझ भी होना जरूरी है। तो हम उस चीज को हम अगले बार करेंगे। और इसके बाद इनमें भी कोई अभी तक जो हमने कवर किया इसमें भी कोई सवाल हो तो आपके व्यूवर से हम कोशिश करेंगे, आपके माध्यम से भी आता है तो हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ये तमाम मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सभी व्यूवर्स और फॉलोअर्स को सादर नमस्कार। और नैना जी आपको भी धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉट। बहुत अच्छी तरह आपने समझा, जिनको मुझे भी जानना था और हमारे म्यूज़िक लवर्स को भी बहुत बढ़िया से आपने उसका जवाब दिया। थैंक यू। आज का एपिसोड हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, आप इतने लर्नड हैं, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमें बहुत कुछ जानना आपसे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप नेक्स्ट एपिसोड में आप फिर दोबारा हमारे साथ देंगे, हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आशा करते हैं कि उनके आपके जवाब बहुत अच्छे लगे होंगे और वो फिर से बुलाएंगे आपको। प्लीज़ आप दोबारा से आ जाना इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए।
Thank you so much. My sincere gratitude for your support and participation in this program, Music for Beginners. Hope your words will help to many people. Thank you so much.